गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, इस बार कमीशन ने जो है पूरा आपका मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ऑल्दो यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट को टो किया गया है, और मैं काफी टाइम से बोल भी रहा था, कई सारे यूट्यूब सेशन में भी मैंने बोला कि बहुत जल्दी पैटर्न बदल सकता है। नॉट नेसेसरली कि हमेशा हिमाचल का मेंस जिस तरह से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हम बोलेंगे, किसी भी स्टेट सर्विसेज का मेंस इस तरह से नहीं है जिसमें 4 नंबर का प्रीलिम्स जैसा सवाल आता है कि राइट अ नोट ऑन मनतलाई लेक, राइट अ नोट ऑन विशाल ताल। इस तरह के क्वेश्चन किसी और स्टेट पीसेस में आते हुए हमें नहीं दिखे, केवल हिमाचल ही ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो अच्छा है कमीशन ने थोड़े रिफॉर्म किए और उनको डिस्कार्ड किया, और अब कमीशन ने यूपीएससी की तरह 20 क्वेश्चन जो है मेंस एग्जामिनेशन में पूछेंगे, और जिसके लिए हमारे पास 180 मिनट का समय है। और टोटल अगर मैं देखूं 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इसके अंदर 9 मिनट तकरीबन हम एवरेज आउट कर लेते हैं कि 9 मिनट हमें हर क्वेश्चन में मिले, तो बहुत है 9 मिनट। मेरे को ऐसा लगता है जो मेंस इस बार किया जाएगा उसके अंदर 8 नंबर के लिए देखिए 8 मार्क्स के लिए हमारे पास 150 वर्ड्स की लिमिट दी गई है। तो 150 वर्ड्स में तकरीबन जो मुझे लगता है कमीशन 1.5 पेज देगा, 1.5 पेज देगा। लेकिन हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज में इसके लिए 1.25% ऑफ द पेज को बुक किया है। हम जान के कम स्पेस दे रहे हैं, सो डेट अगर कम कमीशन ने स्पेस दे दिया तो एटलीस्ट आप वहां पे बेम्बूजल्ड ना हो जाए। आपको पता हो यार, क्वेश्चन को छोटा करना आसान है, मुश्किल है, बड़ा करना आसान है। तो हम कम स्पेस दे रहे हैं, वहां पे अगर स्पेस थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है तो आप लिख लोगे, आपके पास कंटेंट पॉइंट ऑलरेडी हमारा काफी अच्छा लेके जा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। हमने 12 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने जो डिमांड रखी है कि 250 वर्ड्स का जो है आंसर हम लोगों को लिखना है, 200 वर्ड्स का आंसर इसके अंदर लिखना है। तो इसी 12 मार्क्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग 2.5 पेजेस देंगे, और हम इसके अंदर एट प्रेजेंट 2 पेजेस आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने मेंस आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है स्पेसिंग का इस बार पर्टिकुलरली को लेकर, और इन फ्यूचर भी यही पैटर्न फॉलो होगा, तो उसी के मुताबिक आपको आंसर तैयार करने। आज के सेशन में मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं आंसर राइटिंग के, क्योंकि हिमाचल में अभी तक हम लोग देख रहे थे टेस्ट सीरीज में बच्चे जब आंसर लिख रहे हैं तो उनको आंसर राइटिंग को लेकर बहुत अच्छे स्ट्रक्चरिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आंसर की डिमांड क्या है। हम पढ़े जा रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं, और कैसे भी लिख रहे हैं। कैसे का मतलब है कंटेंट वाइज, कुछ भी का मतलब है कि हमें जो याद आ रहा है लिख रहे हैं, वो रेलिवेंट है या नहीं है आंसर के अंदर। हम ये नहीं देख रहे, हम ये नहीं देख रहे कि पेपर की डिमांड क्या है, हम ये जानते हैं कि हमें जो आता है हम वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। तो इसी की वजह से हिमाचल में अगर आप अपने पेपर को चेक करने जाओ तो कमीशन ने कई बार 0 नंबर 1 नंबर भी दिया है, बहुत ज्यादा लिखने के बावजूद भी, क्योंकि आप रेलिवेंट नहीं लिख रहे हैं पेपर के मुताबिक। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि भाई रेलिवेंट लिखना क्या होता है और स्ट्रक्चरिंग से लिखना क्या होता है। आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक नुआंसेस हैं, मैं उसको आपको आज समझा देता हूं, एक स्ट्रक्चर को, उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। देखिए, आंसर राइटिंग में अब 8 और 12 नंबर की गेम है, तो आप ये समझिए कि सीधी बात नहीं पूछने वाले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लेन दिस दैट, हो गया वो वाले एरा चले गए, सस्ते जमाने थे। अब पेपर में एक्चुअली में आंसर राइटिंग लगेगी, जो इसलिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, अगर उन्होंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करी है उनको एज है इस बार इसलिए क्योंकि यूपीएससी के साथ सिंक किया गया है द वे द क्वेश्चन हैज बीन पुट अप। अब इसी के अंदर देखिए, आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट कंटेंट, इट इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि ये यूपीएससी है, ये नॉलेज का गेम नहीं है। नॉलेज अगर अव्यवस्थित हो, डिस और अनऑर्गेनाइज हो तो वो किसी काम की नहीं है। तो मींस सबसे इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस ऑर्गेनाइज्ड। आप एक संस्था ऑर्गेनाइज्ड के ऑर्गेनाइजेशन के हेड होने वाले हैं, तो अगर आप मेंटली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे तो आपके वो मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन, अनऑर्गेनाइजेशन पेपर में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो उसको अगर आप पेपर में इस तरह से आर्टिकुलेट करके आओगे तो ऑब्वियसली कोई नंबर नहीं देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग का सबसे जो मूलभूत प्रिंसिपल है, जो उसकी आधारशिला है, वो है उसका स्ट्रक्चर। सांचा नहीं टूटना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर एग्जामिनेशन ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो कमांड दिया है, जो डायरेक्टिव दिया है, उसके मुताबिक आंसर लिखना है। जो कमांड दी है ना, उसके मुताबिक आपने, या जिसको यूपीएससी में ना कई बार लोग बोलते हैं टेल वर्ड। टेल वर्ड का क्या अर्थात है कि भाई एक्सप्लेन बोला है, क्या क्रिटिकली इवेल्युएट बोला है, या क्या बोला है, तो उसके मुताबिक आपके आंसर की टोन बदल जाएगी। तो ये आपके आंसर की टोन और आंसर की संरचना, उसके फ्रेमवर्क को डिटरमाइन करने वाला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि इन एवरी क्वेश्चन विच इज ऑफ 8 और 12 मार्क्स देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, देयर हैज टू बी अ बॉडी पार्ट, और देयर हैज टू बी अ कंक्लूजन। ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। अब चाहे 8 नंबर में स्पेस की तो कमी नहीं है,
इसके बिना आप आंसर नहीं लिखोगे। इस बात को लिख के रख लो कि ये बहुत, इसको आपने रिलीजियसली, जिसको हम बोलते हैं, फॉलो करना है। तो आपने आंसर राइटिंग के अब जो मेजर प्रिंसिपल हैं, जो अभी तक हम लोग स्किप करते हैं हिमाचल के अंदर, कि 4 नंबर में तो कोई सर पैर ही नहीं होता, बस लिखने की गेम है, अब नहीं चलेगी। अब हमें उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो मींस देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हम लोग अपनी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर वैल्यू एडिशन कोर्स, उसमें इंट्रोडक्शन, देखो कोई परफेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन कुड बी करंट अफेयर बेस्ड, इंट्रोडक्शन कुड बी डेफिनेशन बेस्ड, इंट्रोडक्शन कुड बी एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जिस लय में सवाल पूछा गया उस लय में भी इंट्रोडक्शन जा सकता है। इंट्रोडक्शन कुड बी स्टार्ट फ्रॉम अ एनेक्डोट, तो कुछ भी हो सकता है इंट्रोडक्शन, कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट देयर हैज टू बी स्ट्रक्चर कि इंट्रोडक्शन हैज टू बी देयर। बस इस चीज का ध्यान रखना है। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर कोई, देखो हर जगह कंक्लूजन घुसाने की जरूरत नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ पूछा है जबरदस्ती कंक्लूजन लिखने के लिए कंक्लूजन लिख दे, कोई फायदा नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम पूछे, उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज के अंदर विमेन इमेंसिपेशन 21वीं शताब्दी में भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, क्रिटिकली इवेल्युएट। उन्होंने इलेबोरेट नहीं बोला, अगर उन्होंने बोला इमेंसिपेशन नहीं हो पाया है, इलेबोरेट। अगर इलेबोरेट बोल दिया तो आप इसी बात को आगे लिखोगे, हाँ नहीं हो पाया है, और आप वो सारे पॉइंट गिराओगे कि कैसे नहीं हो पाया। कि हिमाचल के अंदर देखो विमेन जो है लेजिस्लेचर बहुत ज्यादा नहीं है, हिमाचल के अंदर जो सांसद हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे ही भारत के अंदर जेंडर गैप इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया है। भारत के अंदर जो विमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी है वो बहुत कम है, लिटरेसी कम है, सेक्स रेशियो कम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज्यादा है। अगर इलेबोरेट बोला है, अगर बोला है इसी स्टेटमेंट को कि विमेन इमेंसिपेशन कुड नॉट एक्चुअली अकर इन इंडिया, क्रिटिकली इवेल्युएट, तो आप बोलोगे ये सारा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। 1950 के आंकड़े उठा के देखो और सन 2011 के आंकड़े, 21 के आंकड़े उठा के देखो, तो बदलाव आया है। उतना नहीं आया जितना हम लोग सोचे थे, लेकिन बदलाव आया। तो क्रिटिकली इवेल्युएट में आपका पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। तो टेल वर्ड विल गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज गोइंग टू बी द टोन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। इस चीज पे बहुत फोकस आप लोग करिएगा। दूसरा कि कंक्लूजन, अगर विमेन के ऊपर बात करी है और कुछ conclusion has to be a very positive कि with the help of legislative and social institution the government has taken up series of initiative to empower women in Indian society। और उसके लिए अब 4-5 जो है उदाहरण के तौर पे कि कैसे legislative, constitutional and social provision has been made up। तो उसमें थोड़े से constitutional provision डाल दोगे महिलाओं के लिए, थोड़े legislative initiative डाल दोगे, और कुछ social arrangement जो women के लिए कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में डाल दोगे। तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन एक समस्या का दे दिया। अगर जहां सीधी बात पूछी गई है वहां कंक्लूजन, अब किसी ने हिटलर के बारे में पूछ लिया तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं बनता है, तो उसमें कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, दैट्स इट। तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। तो स्ट्रक्चर इज द फोरमोस्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। सेकेंडली कि अगर हमने स्ट्रक्चर करना जान गया जी, बहुत बढ़िया। अब स्ट्रक्चर के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोगों को याद रखने की है वो है कि आपका कंटेंट क्या होने वाला है। व्हाट इज सपोज्ड टू बी योर कंटेंट। कंटेंट का मतलब है लिखोगे क्या। कंटेंट में क्या आएंगे, हमेशा लिखो कीवर्ड्स। जैसे हमारी ना जो सीरीज मॉर्निंग में चल रही है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आंसर्स के सामने, जैसे हिस्ट्री का कोई कीवर्ड नहीं है लेकिन सोसाइटी के कीवर्ड है। अगर विमेन के लेवल पे बात पूछे तो हम ग्लास सीलिंग इफेक्ट भी लिखेंगे, हम फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन विमेन, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे। हम अगर विमेन के ऊपर पूछा गया है तो हम जरूर इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी एक शब्द है, हाँ, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी जैसे एक शब्द है कि गरीबी महिलाओं में ही है, क्योंकि महिलाएं हैं जो वर्किंग नहीं है, महिलाएं हैं जिनका लिटरेसी रेट कम है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज देयर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज देयर, ग्लास सीलिंग इफेक्ट इज देयर। तो देयर इज अ सर्टेन वोकैबुलरी एंड द कीवर्ड एसोसिएटेड विद सर्टेन टाइप ऑफ एग्जांपल्स। तो योर क्वेश्चन शुड रिफ्लेक्ट द सर्टेन सेट ऑफ कीवर्ड्स। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है तो देयर हैज टू बी कीवर्ड, ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी यूज करो। इंटरनेशनल में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक टाइज है ना, इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल होगी। पॉलिटी की शब्दावली अलग है, इकोनॉमी की शब्दावली अलग है। तो मींस कीवर्ड्स मींस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी जो रेलिवेंट है उस आंसर से, ऐसा नहीं कुछ भी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी रेलिवेंट टू दी योर पर्टिकुलर आंसर। तो कीवर्ड की गेम है। दूसरा, आपके पेपर के अंदर डेटा होना चाहिए। अगर महिलाएं पूछी गई, हम उदाहरण जान के ले रहे हैं, एक पकड़ लिया तो उसी को एक्सप्लेन करते जाओ। तो महिलाएं के बारे में बात करें, डेटा लिखो हर बात पे। अच्छा, जेंडर गैप इंडेक्स क्या चल रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एनसीआरबी ने क्या डेटा दिया हुआ है, तो कुछ भी है, थ्रो डेटा, थ्रो डेटा, थ्रो डेटा। साथ में करंट अफेयर कि आप हर क्वेश्चन को करंट अफेयर से लिंक करो कि अगर कोई सवाल पूछा है तो उसका करंट रेलिवेंस क्या है, आज की डेट में क्यों पूछा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने कि करंट अफेयर हैज टू बी देयर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है। कौन से क्वेश्चन में, कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आईआर है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है,
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जिनके अंदर उनका डायग्राम बनाने के पूरा स्कोप है, तो डायग्राम जरूर बनाओ जहां डायग्राम बन सकता है। अच्छा, डायग्राम नहीं बन सकता, ऑलवेज ट्राई टू कार्व आउट ट्री चार्ट, ऑलवेज ट्राई टू फ्लो चार्ट। तो ये चीजें लिखो। तो ये वाला जो दो एस्पेक्ट है इसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन पे काम करो। प्रेजेंटेशन आपका पेपर ना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन पे आपने काम करना है। तो आपने क्या करना, आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स की बात करो, डेटा की बात करो, करंट अफेयर की बात करो, डायग्राम की बात करो। जैसे मैं एक थीम पढ़ाता हूं एनर्जी, हर साल एनर्जी में जो क्वेश्चन आता है वो करंट ओरिएंटेड आता है। लिखो गवर्नमेंट की स्कीम भर भर के, लिखो डेटा भर भर के, और एनर्जी पूछा गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की शब्दावली आपके आंसर ऑफ एनर्जी में दिखनी ही दिखनी चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर पूछा गया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, सॉइल हेल्थ, इन्हीं के अगेंस्ट ही सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं, या वाटर यूज एफिशिएंसी, ये सारे कीवर्ड्स है। तो ये सबसे कीवर्ड्स को लेके एनरिच होना चाहिए आपका आंसर। डेटा को लेकर, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डेटा हैज टू बी देयर, कितना इंडिया के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, कितना ऑर्गेनिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, कितना एरिया अंडर एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को दिया गया है, इस तरह के डेटा आप लोगों ने थ्रो करना है। तो हमेशा डेटा के साथ बात करो, क्योंकि आप देखो आम आदमी नहीं हो, आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले, तो ब्यूरोक्रेट हमेशा उसकी बात में एक ग्रेविटी होती है। वो जो ग्रेविटी है वो कैसे पता चलती है, उदाहरण के से। वो ग्रेविटी कैसे पता चलती है, डेटा से, कि वो डेटा थ्रो करते हुए बात करेगा कि बात सत्य है। तो सत्य कैसे प्रूव होगा, डेटा के माध्यम से। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो कंटेंट आपका जो है ड्रिवन होना चाहिए डेटा से, कीवर्ड से, एग्जांपल से। तो ये सारी बातों का बहुत बहुत ध्यान आप लोग रखेंगे। तो आंसर राइटिंग का टैग क्या है, देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हैज टू बी अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। सेकेंडली, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तो कंटेंट आपने इस तरह से अरेंज करना है। लास्ट में कंक्लूजन में हमेशा कंटेक्स्ट लिखो। कंटेक्स्ट में क्या है, चीजें पॉजिटिव लिखो, चीजों में स्कीम्स डालो जहां पे डाल सकते, नॉट नेसेसरली प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, करंट अफेयर कहीं पे डाला जा सकता है, तो ये सारे लिखो। तो इससे आपका जो है कंटेक्स्ट बनेगा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। तो कंटेक्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आज मैंने सोलर एनर्जी पूछ लिया, पेपर में आ गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एंड स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, तो आप बोलोगे यार आज से 10 साल 20 साल पहले तो बात नहीं करी सोलर एनर्जी की, आज क्यों करिए। तो इसका मतलब क्या है कि आज कुछ ऐसा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, तो सोलर क्या है, ग्रीन एनर्जी भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है। तो एनर्जी खत्म हो रही है तो एग्जॉस्ट हो रही है एनर्जी, और साथ में ही हमें प्रॉब्लम आ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अगर आपकी एनर्जी खत्म होगी तो आप डेवलप कैसे करोगे, डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे करोगे। तो इसलिए ये सारा पूछा गया। तो कंटेक्स्ट होना चाहिए, कंटेक्स्ट से ही आपके कीवर्ड्स निकल कर आएंगे। इस बात को याद रखना कि अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उसका एक कंटेक्स्ट होगा, कंटेक्स्ट से आपको पता चलेगा इसका कीवर्ड और करंट कहां पे ऐड करना है, जो कि मैंने यहां पे लिखा था कि करंट अफेयर आप किस तरह से के साथ सिंक और रिलेट करोगे। तो दीज आर द बेसिक नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग। आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है उसको लिखना मत चालू करो अभी, पेपर में नहीं, अभी आप अपने दिमाग में पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा इसमें क्या क्या आ सकता है, कहां इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका कंक्लूजन है, क्या इसका कंटेक्स्ट है, एग्जांपल कहां है इसके, डेटा कहां है इसके, और ये क्यों पूछा गया होगा। हमेशा सोचो ये क्यों पूछा गया है, ऐसा क्या घटा है इस साल और ऐसा क्या घटा है पिछले 4-5 साल में कि ये सवाल पूछना पड़ा है। तो ये सारी चीजें करते हुए आप लोगों ने तैयारी को करना है और आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना है। तो जिन लोगों ने इस साल पेपर देना है उन्होंने इस बात का ध्यान रखना है, जिन्होंने अगले साल पेपर देना है उन्होंने अभी हमारी फ्री मेंस आंसर राइटिंग के सेशन चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको फॉलो करना है। वहां पे इन्हीं सेशन के मुताबिक ही हम लोग आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।